फ्रेंड्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जहाँ पे हमने कल छोड़ा था इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पे। आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है और वो क्या क्या मेजर करते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज कैसे किया जा सकता है, करंट कैसे किया जा सकता है। समय अगर हमें परमिट करेगा तो हम आज ही पावर पढ़ेंगे, वरना कल पावर और एनर्जी का जो है हम कार्यक्रम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रखेंगे। तो हेलो माय फ्रेंड, माय नेम इज धर्मेंद्र और हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वाइस प्रिंसिपल फॉर आईटीआई, जो कि आरपीएससी की अभी लेटेस्ट वैकेंसी जारी हुई है। इसमें हम टॉपिक वाइज A to Z टॉपिक कवर करेंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, कुछ भी इसके अंदर छोड़ा नहीं जाएगा, ना ही आपके कोई डाउट छोड़े जाएंगे। बस आपको हमारे साथ में बने रहना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, यही मेरे लिए आपका सपोर्ट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट जहाँ से हमने कल छोड़ा था कि भाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। आज हम सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, एक्चुअली वोल्टेज और करंट कौन कौन से मेजर करते हैं, कैसे करते हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहला आता है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे पीएमएमसी क्या होता है, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनोमीटर, हॉट वायर, थर्मोकपल एटसेट्रा। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि भाई इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंटर होगा और जिसकी पॉइंटर किसकी वजह से मूव करता है। तो हमने कहा था भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जब भी कोई मेजरिंग क्वांटिटी अगर अप्लाई करेंगे तो जो पॉइंटर वो मूव करेगा। पॉइंटर जहां पहुंच गया उसको वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करेंगे, जो कि हमें स्प्रिंग प्रोवाइड करवाती है। और फिर जो हमारा पॉइंटर है वो इमीडिएटली रेस्ट पे आ जाए, उसके लिए हम डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, सब बात करते हैं भाई हमें एमीटर। जैसे अगर हम बात करेंगे तो एमीटर के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एमीटर के अंदर होता है करंट की वजह से। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई। इसी तरह से अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है वोल्टेज की वजह से। जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वोल्टेज की वजह से। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन ये टॉपिक इसका नहीं है, नेटवर्क का है, लेकिन हम यहीं पे इसी के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एमीटर वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं। एमीटर क्या होता है, हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज के अंदर, और वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है हमेशा पैरेलल में। ये तो आप इतना पढ़ के आ चुके हो इंजीनियरिंग करके। तो एमीटर का कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लो क्यों होता है और वोल्ट मीटर का हाई क्यों होता है। या पूछ लिया जाता है भाई एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होगा या हाई होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों रखा जाता है। क्योंकि एमीटर का अगर रेजिस्टेंस हम लो नहीं रखेंगे तो जब भी इससे करंट पास होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये पावर लॉस करेगा, आई स्क्वायर आर इसके अंदर पावर लॉस होगा। तो ड्रॉप और पावर कंजप्शन को लो रखने के लिए, ताकि हमारा एमीटर प्रॉपर काम करे, हमें एरर नहीं दे, ट्रू वैल्यू मेजर करे, इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए हमारा, लो। सेम वे अगर वोल्ट मीटर है, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ करंट पास हो जाएगी। जब ये सप्लाई यहाँ से जाएगी तो कुछ ना कुछ करंट इसमें जाने के बजाय थोड़ी बहुत इसमें पास हो जाएगी, तो वोल्ट मीटर हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। तो इस वजह से हमें अगर वोल्ट मीटर के केस में हमें जो इंटरनल वोल्टेज है वो हाई रखना पड़ता है, और ए मीटर के केस में हमें इंटरनल वोल्टेज मिनिमम रखना होता है। ओ, ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारा पहले इंस्ट्रूमेंट की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो है पीएमएमसी। नाम से ही पता पड़ रहा है आपको कि भाई परमानेंट मैग्नेट, ये आपको फिगर में दिखाई दे रही है, दोनों साउथ साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और मूविंग कोयल ये बीच में। मूविंग कोयल, इस पे क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर लपेटे हुए हैं। अब जब इसके अंदर हम करंट को पास करेंगे तो मूविंग कोयल कैरीज ए करंट आई एंड प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस करंट की वजह से क्या हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो टॉर्क के वैल्यू, टॉर्क को हम कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या यहाँ पे इस केस में अगर कोयल की देखें तो फोर्स इंटू विड्थ। फोर्स आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ रखा है कि फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, एन इंटू बी आई एल इंटू ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डी। तो एन बी आई एल और डी, तो आई को छोड़ के यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है, तो हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या नाम दे दिया कि भाई टी डी बराबर जी आई है। इस कांस्टेंट को हमने जी से डिनोट कर दिया, और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट की वजह से। अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क होता है टीसी, और कंट्रोलिंग टॉर्क आता है किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से। तो यहाँ पे होता है के, और कंट्रोलिंग टॉर्क यानी पॉइंटर में कितना थीटा एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, तो इसको हमने टीसी से डिनोट कर दिया, टीसी इक्वल टू के थीटा। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जब हम फाइंड करेंगे तो टी डी इक्वल टू टी सी होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई जो इसका डिफ्लेक्शन है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस,
तो हम बात कर रहे थे कि भाई इस इक्वेशन से हमें क्या पता पड़ता है कि भाई जो थीटा डिफ्लेक्शन है हमारे, वो करंट के लीनियरली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लीनियरली क्या, जो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, यानी हमारा जो स्केल बनेगा थीटा वर्सेस आई के अंदर, वो हमारा स्केल कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक है। अब इससे ये बात होती है कि भाई इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी है कि भाई थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, दूसरा स्केल इसका लीनियर होता है, तीसरा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पीएमसी मेजर क्या करता है। तो ये ओनली डीसी क्वांटिटी को मेजर करता है, ये एसी क्वांटिटी को मेजर नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड में हमने टेबल भी बनाई है, लेकिन फिर भी आप रिमाइंड याद रखिए कि भाई जो पीएमसी है वो मेजर क्या करता है, केवल और केवल डीसी क्वांटिटी। अगर आपने प्योर एसी सिग्नल पास करा दिया तो उसका आपका जो सिग्नल है, जो पीएमसी का पॉइंटर है, वो क्या रीड करेगा, जीरो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये रेक्टिफायर के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आता है भाई स्प्रिंग कंट्रोल, अपन ने बात कर चुके हैं, कौन प्रोवाइड करवाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क किसकी वजह से आता है, स्प्रिंग की वजह से। ये इसमें ये भी मैंने कल भी बताया था आपको इंपॉर्टेंट कि भाई इसमें डैम्पिंग कौन सी यूज होती है, एडी करंट डैम्पिंग। और ये तीसरा हाई एक्यूरेसी इसकी होती है। जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे उनमें आपको तीन चार में भी आपको एग्जांपल लिखूंगा, उनमें हाईएस्ट एक्यूरेसी इसकी है। ओके। अब हम बात करते हैं भाई रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमएमसी एमीटर। ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई अगर आपको जो पीएमएमसी है उसकी मान लो सपोज करो जनरल रेंज होती है 0 से 5 एम्पियर। अब आपको उससे मेजर करना है 100 एम्पियर, तो आप कैसे मेजर करोगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये फिगर बनाओ, पैरेलल में क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस। तो हमें पूछा जाता है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। जब इस इक्वेशन के अंदर हम केवीएल लगाएंगे तो ये आप देख ही रहो कि भाई एमीटर से करंट हो रही है पास आई एम, और शंट रेजिस्टेंस से हो रही आई एस एच। इसको हम आई माइनस आई एम भी लिख सकते हैं। जब इसमें हम केवीएल इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास ये मिलती है रेजिस्टेंस, और आर शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है हमें आई एम माइनस आई एम अपॉन आई माइनस आई एम इंटू आर ए। इस इक्वेशन से आपको क्या लगता है कि भाई आपको जनरली ये भी नहीं पूछा जाता, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आर एस एच और आर ए के अंदर बड़ा कौन होता है। तो आपके जनरली आर ए की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। और इसको हम एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि सपोज करो भाई 1 मिली एम्पियर का एमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, और उसको कन्वर्टेड करना है आपको 1 मिली एम्पियर को 1 एम्पियर में। तो आर शंट की वैल्यू फाइंड करो। तो हमारे पास में आर ए की वैल्यू दे रखी, आई एम की वैल्यू दे रखी, आई की वैल्यू दे, जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो आर शंट की वैल्यू क्या आएगी, 0.1 एम। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे भी कम होती है। ठीक है। क्योंकि जितना सीधा सा फंडा है, जितना लो रेजिस्टेंस यूज करोगे उसमें से करंट ज्यादा पास हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करना हो, तो वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड में करने में क्या होता है कि भाई सीरीज के अंदर हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हमने नाम दे दिया आर ए सी। इसके अंदर आप केवीएल इसके अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड कर लो, आर ए सी का अगर सीधा करेंगे तो आपको रिजल्ट यही मिल जाएगा केवीएल से। तो आर ए सी जो सीरीज होता है उसका रिजल्ट हमें मिलता है वी माइनस वी एम अपॉन वी एम इंटू आर एम। वी एम यानी इसका अपने वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, और वी हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हमें पता पड़ता है कि जो आर ए सी जो सीरीज में है, ऑब्जर्वेशन कहता है कि भाई उसकी वैल्यू आर एम से ज्यादा होती है। ठीक है। तो हमें बेसिकली ये इतना ही याद रखना है। आर ए सी रेजिस्टेंस इन सीरीज टू इंक्रीज रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, ये पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं पीएमसी वोल्ट इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बारे में। सेंसिटिविटी की जो इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखना है। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है 1/I फुल स्केल पे। तो जो करंट है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे क्या वैल्यू है, वो ही आपकी सेंसिटिविटी है। अगर फुल स्केल पे आपकी करंट की वैल्यू बहुत कम है, तो यानी आपका जो इक्विपमेंट है वो आपका हाईली सेंसिटिविटी है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फॉर एमीटर टू हैव मोर सेंसिटिविटी इट शुड हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ फुल स्केल करंट। जब ये वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो आपकी जो सेंसिटिविटी होगी इक्विपमेंट की वो बहुत ही ज्यादा होगी। कल हमने एक ये भी बताया था, मैंने कहा था लोडिंग इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। लोडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई लो सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर है, आपने उसको यूज में करा, वोल्टेज अक्रॉस द लो रेजिस्टेंस आपने उसको मेजर करने के लिए यूज में किया। तो अगर लो सेंसिटिविटी है, अगर कुछ करंट अगर उसमें से पास हो गई मीटर में से, तो ऑब्वियस सी बात है मीटर का कैलिब्रेशन सही नहीं होगा। तो मीटर जो है वो रॉन्ग रीडिंग या एरर जो भी है प्रोड्यूस करेगा।
इसको हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, लोडिंग इफेक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड इंस्ट्रूमेंट की, उसका नाम है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। नाम से पता चलता है कि मूविंग आयरन यानी इसके अंदर कोई ना कोई आयरन रोड होगी जो मूव करेगी। तो मूव करेगी किसकी वजह से? उससे कोई ना कोई मूविंग आयरन से पॉइंटर अटैच होगा। जब मूविंग आयरन मूव करेगा तो इससे आपका साथ के अंदर आपका जो ये पॉइंटर है वो भी मूव करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है। प्रिंसिपल इसका ऐसा है कि जब इसके अंदर जो अपनी कॉइल है, अगर उसके अंदर हम करंट फ्लो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो जो इसका आयरन वेन है वो क्या करेगा, उसके ऊपर उसको फोर्स फील होगा। फोर्स फील होगा तो वो क्या करेगा कि भाई जो पॉइंटर है वो जो आयरन वेन है वो ट्राई करेगा कि भाई मिनिमम रिलक्टेंस पाथ की तरह मूव करे। तो उससे हमारा क्या है कि पॉइंटर हमारा मूव करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमसे प्रिंसिपल कोई नहीं पूछता कि भाई मूविंग आयरन का कैसे काम करता है, प्रिंसिपल क्या है ना। हमें बेसिकली याद रखना है कि भाई ये कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप का होता है। ये पूछ लिया जाता है भाई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप का होता है, अट्रैक्शन टाइप का और रिपल्शन टाइप का। ठीक है, इसके बाद में ये थ्योरी, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यही से क्वेश्चन आता है, ये जितना बड़ा मूविंग आयरन के नाम की सिर्फ मेजर जो एक ही लाइन है याद रखने की कि पीएमसी ओनली डीसी यूज को मेजर करता है और मूविंग आयरन बहुत डीसी एंड एसी को मेजर करता है। ठीक है, इसके अंदर जो डैम्पिंग होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, और पीएमएमसी में हमने बात करी थी कि भाई वहां पे एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है। ठीक है, अब जैसे हमने पीएमसी में बात करा था कि पीएमसी के अंदर करंट टीडी एंड डिफ्लेक्शन टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। किसके होता है? आई स्क्वायर के। और कंट्रोलिंग टॉर्क तो यहाँ भी स्प्रिंग की वजह से ही है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया के थीटा। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है थीटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। एक ये भी याद रखने चीज है कि आपको पता रहे कि भाई जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आई स्क्वायर के। तो इसका स्केल कैसे होगा? नॉन लीनियर स्केल होगा। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, आप लोग अगर चाहें कि भाई हमें इसका कंप्लीट डेरिवेशन चाहिए, तो आप अगर इसका प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये हमारी सिर्फ नॉलेज तो एनहांस करा, लेकिन उससे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में आपको हमेशा सिर्फ इतनी चीजें पूछी जाती है कि भाई मूविंग आयरन किस क्या चीज मेजर करता है, इसके लीनियर है नॉन लीनियर है, बस एक्यूरेसी में पीएमएमसी से ज्यादा है या हाईली एक्यूरेट कौन है, जनरली पूछ लिया जाता है। तो इसकी एक्यूरेसी जो होती है पीएमएमसी से कम होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे मूविंग आयरन एसी और डीसी मेजर करता है, इसी तरह से ये एसी और डीसी करंट भी मेजर करता है, वोल्टेज भी मीटर मेजर करता है, पावर को भी मेजर करता है। एग्जाम्पल में आपको फिगर में आपको दिख ही रहा है कि नॉन लीनियर स्केल होगा, क्योंकि डीसी और एसी मेजर करेगा। अभी हम देखेंगे आगे, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर एक फिक्स्ड कॉइल होती है, एक मूविंग कॉइल होती है। फिक्स्ड करंट की कॉइल मतलब अगर आप करंट बोलोगे तो आई एफ मान लो, मूविंग कॉइल के अंदर मान लो आई एम। दो अलग अलग करंट है तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्रोड्यूस होता है। और दोनों फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल जो दोनों है वो दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर के अंदर फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल जो दोनों है वो दोनों सीरीज में कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है, तो दोनों सीरीज में ही कनेक्ट होती है। तो डिफ्लेक्शन ही हमने देख लिया आपको कि भाई ये फिक्स कॉइल की वजह से आई 1 करंट, मूविंग कॉइल की वजह से सपोज करो आई 2 करंट, और दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया एम। तो ये आई 1 आई 2 डी एम अपॉन डी थीटा। और यहाँ पे भी जो कंट्रोलिंग टॉर्क है के थीटा। तो यहाँ भी जो डिफ्लेक्शन है हमारा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के होता है, नॉन लीनियर स्केल है। अगर हम एसी के केस में बात करेंगे, डीसी के केस में, तो आई 1 हमारा आई 2 के इक्वल हो जाएगा, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। और फॉर एसी में अगर यूज करेंगे तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, लेकिन रिजल्ट तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ही होगा, है ना। अब इसके एग्जाम्पल बात करें इलेक्ट्रोडायनोमीटर को वोट मीटर, क्योंकि हमने बात की थी कि भाई ये जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर मीटर है यहाँ पे करंट भी मेजर करता है, वोल्टेज भी मेजर करता है, साथ में पावर को भी मेजर करता है। दूसरा पावर फैक्टर मीटर भी इसी का एग्जाम्पल है, फ्रीक्वेंसी मीटर भी इसी का ही एग्जाम्पल है। ये मैंने आपको भी बता ही दिया कि बोथ फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन केस ऑफ वोल्ट मीटर एम मीटर। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से प्रोवाइड किया जाता है, ये हम देख ही रहे हैं। इसके अंदर भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। ये एक्सपेंसिव ज्यादा है पीएमएमसी से, नॉन यूनिफॉर्म इसके लिए हमने देख ही लिया। ये मोर एक्यूरेट है, पीएमएमसी से कम एक्यूरेट है, लेकिन पीएमएमसी हाईली एक्यूरेट होता है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा
इलेक्ट्रोथर्मिक इंस्ट्रूमेंट की। तो इलेक्ट्रिक थर्मिक इंस्ट्रूमेंट नाम से ही पता पड़ता है, कभी बीच में टर्म क्या यूज हो रही है, थर्मिक। थर्मिक यानी ये किस पे डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की हम बात करें, हीटिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हम इसको दो भाग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं हमारे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। एक ये इनकी याद रखने का बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मेजरमेंट ऑफ करंट एट हायर फ्रीक्वेंसी और मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एट मॉडरेट फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन ईएससी के अंदर पूछा हुआ है कि भाई जो इलेक्ट्रोथर्मिक इंस्ट्रूमेंट है वो करंट को हायर फ्रीक्वेंसी में मेजर में काम करने में आते हैं या नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। बाकी अपने नॉर्मल एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि ये कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं कि भाई हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हॉट वायर आप सीधा नाम से समझ लो कि भाई आपका कोई हॉट वायर है, वायर को आपने क्या किया, हीट। जब वायर को हीट करोगे, वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो ऑब्वियस सी बात है आई स्क्वायर आर पावर जनरेट होगी। पावर होगी तो उसके अंदर वायर आई स्क्वायर आर पावर का लॉस होगा। लॉस होगा तो वह गर्म करने से वायर हमारा क्या होगा, एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा तो वायर झूलेगा, झूलेगा यानी उसके अंदर सेक आएगा। सेक आएगा तो इसका मतलब है कि जैसे वायर गया नीचे गया और वायर से जो भी पॉइंट अटैच है तो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा और उस डिफ्लेक्शन को हम मेजर कर लेंगे। तो मेजर हो जाएगा करंट का आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मीनिंग समझे आप कि भी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसी वैल्यू को मेजर करने के काम में आया। दूसरी तरफ हम बात करें भाई थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, आप ये पहले भी पढ़ चुके। थर्मोकपल में जो होता है भाई दो अलग अलग मेटल के दो हमने वायर लिया, मेटल M1 और मेटल M2। इन दोनों के जंक्शन पे हमने क्या करंट पास करवाई। तो ये जंक्शन कैसे हो गया, हॉट जंक्शन हो गया। जब ये जंक्शन हॉट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इधर करंट फ्लो करेगा, इधर करंट फ्लो करेगा। इसका डिफरेंट रेजिस्टेंस मान लो R1, इसका मान लो R2। तो दोनों तरफ से यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा V1, यहाँ प्रोड्यूस होगा V2। तो दोनों के जो वोल्टेज के अंदर डिफरेंस आएगा उसकी वजह से हम टेम्परेचर का, ये इसको एज ए टेम्परेचर सेंसर भी यूज करते हैं कि भाई वोल्टेज के डिफरेंस जो है करंट की वजह से जो वोल्टेज डिफरेंस पैदा हो उससे हम टेम्परेचर को सेंस करते हैं, है ना। तो वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट एट हायर फ्रीक्वेंसी अप टू 50 मेगाहर्ट्ज तक इससे हम मेजर कर सकते हैं। सेंसिटिविटी इसकी हाई होती है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो है फाइंड की जाती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इंस्ट्रूमेंट की। इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के, बाकी कोई काम का नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। रेक्टिफायर कोई नहीं पूछा जाता। ये हमारी लास्ट में टेबल जो कि हम सारा सम अप कर रहे हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो मीटर टाइप की अगर हम बात करें सुटेबिलिटी की या यूजेज की, तो पीएमएमसी हमने देखा था कि भाई ओनली सुटेबल किसको करता है, डीसी को। तो मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज एंड करंट इन लो एंड मीडियम इम्पीडेंस सर्किट, ये कोई नहीं पूछेगा कैसा इम्पीडेंस था, सिर्फ काम की चीज है ये। मूविंग आयरन में भी यही कि भाई एसी और डीसी को दो सब दोनों को मेजर करता है। इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर भी हमने देख लिया एसी और डीसी को यूज करता है ना, फॉर यूज्ड फॉर एसी करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट एट पावर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी मीटर भी यूज करते हैं ना सर। यूज एज ए स्टैंडर्ड मीटर फॉर कैलिब्रेशन पर्पज। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई नहीं पूछेगा। डीसी और एसी एट वन फ्रीक्वेंसी फॉर मेजरिंग हाई वोल्टेज वेयर वेरी लो करंट कैन बी सप्लाइड बाय द सर्किट अंडर मेजरमेंट। थर्मोकपल अभी हमने देखा था कि जो एसी और डीसी दोनों के अलग अलग वो अपने मेटल यूज करके, तो फॉर मेजरिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल। रेक्टिफायर का कोई काम में नहीं आता। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम टॉपिक में बात करेंगे कि भाई मेजरमेंट ऑफ पावर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कैसे किया जा सकता है। ये रहा मेजरमेंट ऑफ पावर, ये आपका इलेक्ट्रोडायनामीटर, वाट मीटर, लो पावर फैक्टर वाट मीटर, थ्री फेज पावर मेजरमेंट। इसी के बाद में हम एनर्जी मीटर भी फाइन देखेंगे भाई वो कैसे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आपको अगर लगे कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है या किसी और तरीके से कोई वीडियो बनाना चाहिए या मटेरियल में कुछ और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए या न्यूमेरिकल आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक के एंड में हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। ओके, गुड बाय।